हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं अपने फेसबुक यानी मेटा के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगा और देखेंगे कि फेसबुक का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे और हर राउंड में इंटरव्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन क्या थी। और साथ में देखेंगे कि ऑफर मिलने के बाद में मेरा रिएक्शन कैसा था। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगा जो आपके लिए नेक्स्ट इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देगा इसी तरीके के नए वीडियोस बनाने के लिए। और होपफुली ये वीडियो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में डेफिनेटली हेल्प करेगा। इस प्रोसेस का पहला हर्डल है फेसबुक में अपना रेज्यूमे लगाना। फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी वजह से काफ़ी लोग इस कंपनी में अप्लाई करते हैं, और उन सारे एप्लीकेशंस के बीच में आपका स्टैंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आप अपना रेज्यूमे डायरेक्टली करियर पेज के थ्रू डालते हो तो चांसेस बहुत कम है कि आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। अगर पॉसिबल हो सके तो लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करने की कोशिश करो रिक्रूटर्स को जो फेसबुक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ को रीच आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि फेसबुक रेफरल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और अगर आपको रेफरल मिल जाता है फेसबुक में तो 20 से 30% जो आपका कंपटीशन है वो ईजिली आपका ख़त्म हो जाता है। और आई थिंक आई वॉज लकी इनफ जहाँ मुझे लिंक्डइन के थ्रू ही रेफरल मिला था। उन्होंने मुझे 3 जनरल सुई की पोजीशंस पे रेफ़र किया था, जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी जेनेरिक थी। और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी में जनरल पोजीशंस की जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड होती है। रेफरल के 3 से 5 दिन के बाद ही मुझे रिक्रूटर की साइट से ईमेल आ गया था, जहां मुझे रिक्रूटर के साथ में एक कॉल शेड्यूल करना था। क्योंकि उस टाइम पे मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए रिक्रूटर के कैलेंडर पर जो अर्लीस्ट पॉसिबल स्लॉट था उसी पे मैंने कॉल शेड्यूल कर दिया। और रिक्रूटर कॉल से पहले मैंने जहाँ काम किया था, जिस कंपनी में काम किया था, उस कंपनी का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने एक जगह कलेक्टिवली लिख के रख लिया था। और मैंने जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं रिक्रूटर के वो मैंने प्रिपेयर करके रख लिए थे। तो फ्यूचर में अगर आपका कोई रिक्रूटर कॉल होता है तो आपका जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको आप लिख कर रख लो एक जगह पर, और जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन कॉमन क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपरेशन करके रख सकते हो, जिससे कि आपको उस टाइम पर सोचने की ज़रूरत ना पड़े। और कॉल वाले दिन रिक्रूटर ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल किया। ऑल्दो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने इससे पहले व्हाट्सएप पर कभी किसी रिक्रूटर से बात नहीं करी थी। बट फेसबुक बीइंग फेसबुक, दे डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिफरेंटली। और इस कॉल में हमारी काफ़ी कैजुअल टॉक हुई। उन्होंने मेरे से काफ़ी सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, फेवरेट प्रोजेक्ट क्या है, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो कोड करने में, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो डिज़ाइन करने में, क्रॉस टीम कोलैबोरेशन कैसा रहता है, यही सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। और ये सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद में रिक्रूटर ने मुझे इंटरव्यू प्रोसेस की ब्रीफिंग दी कि कितने राउंड्स होंगे और हर राउंड का जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा। तो उन्होंने बताया कि आपके 1 या 2 स्क्रीनिंग राउंड होगा डिपेंडिंग ऑन योर फीडबैक, और उसके बाद में आपका ऑन साइट शेड्यूल होगा। और जो ऑन साइट होगा उसमें टोटल 4 राउंड्स होंगे, 2 कोडिंग, 1 सिस्टम डिजाइन और 1 बिहेवियरल राउंड। और उसके बाद में अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव आता है तो उसके बाद में 1 रिक्रूटर कॉल और होगा। तो रिक्रूटर कॉल के 1 या 2 दिन बाद ही मुझे शेड्यूलिंग टीम की साइड से ईमेल आ गया था, जहां पर मुझे अपना शेड्यूल देना था स्क्रीनिंग राउंड के लिए। और रिक्रूटर कॉल के बाद ही आप फाइनली इंटरव्यू प्रोसेस में आते हो। और जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फेसबुक आपका एक रिक्रूटिंग पोर्टल पे अकाउंट बनाता है, जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या रहते हैं, या फिर आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको उस पोर्टल पे ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। और उसके बाद में सारे कम्युनिकेशंस आपके उसी पोर्टल के थ्रू होंगे। और इसी कैंडिडेट पोर्टल पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगी जो काफ़ी सिमिलर होंगी इंटरव्यू क्वेश्चन से। और जब फेसबुक आपको इंटरव्यू प्रोसेस में डालता है तो वो चाहते हैं कि आप ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर करो, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। इसका एक एग्जांपल हो सकता है, जब आप प्रोसेस में आते हो तो वो एक इंटरनल एम्प्लॉय के साथ आपकी एक कॉल रखते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, उनके सेट ऑफ बैचेस बना देते हैं और उन बैचेस की इंटरनल एम्प्लॉयज़ के साथ में कॉल रखते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली एम्प्लॉई से पूछ सकते हो कि इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस चीज़ के बेसिस पे जजमेंट होता है, क्या चीज़ रेड फ्लैग कंसीडर करी जाती है, क्या चीज़ ग्रीन फ्लैग कंसीडर करी जाती है। तो ये भी बताता है कि फेसबुक कितना एम्फेसाइज करता है कि आप इंटरव्यू प्रोसेस को क्लियर करो। और फाइनली इन सब के बाद आता है फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड। स्क्रीनिंग राउंड में इंटरव्यूअर ने ऑन टाइम ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही डायरेक्टली जो इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशंस थी वो सेट कर दी कि ये राउंड 45 मिनट का होगा, जिसमें 40 मिनट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और लास्ट के 5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे कि अगर कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन पूछने इंटरव्यूअर से, और हम 40 मिनट में 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोविड की वजह से इंटरव्यूज वर्चुअल थे, और आई थिंक ये जो पूरा प्रोसेस हुआ था
वो जूम पर हुआ था। तो स्क्रीनिंग राउंड में कोड करने के लिए आपको एक टेम्परेरी लिंक मिल जाएगा। इसी लिंक पर आप अपना कोड करोगे, आप अपने थॉट प्रोसेस शेयर करोगे और ये लिंक केवल आपकी इंटरव्यू ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहेगा और उसके बाद में ये लिंक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यूअर ने पहला क्वेश्चन शेयर किया उसी लिंक पर। मैंने प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी और उसके बाद में अपने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे कि डेटा का नेचर क्या होगा, या फिर इनपुट का साइज़ क्या होगा, या इनपुट जो होगा एक मेमोरी में फिट करेगा या नहीं। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने के बाद में मैंने अपना अप्रोच डिस्कस किया इंटरव्यूअर के साथ में, और उसके बाद में मैंने 1 या 2 टेस्ट केसेस पे अपना जो अप्रोच था वो ड्राई रन भी करके देख लिया और इट वॉज वर्किंग फाइन। तो इंटरव्यूअर ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि लेट्स राइट अ कोड, और उसके बाद मैंने अपना कोड लिखना स्टार्ट किया और 3 से 4 मिनट में मैंने अपना कोड कंप्लीट कर लिया। लेकिन कोड इंटरव्यूअर को देने से पहले मैंने एक बार अपने मन में जो एज केसेस थे उन एज केसेस को अपने कोड पर रन करने की कोशिश करी, जिससे कि अगर मेरा कोड ब्रेक होता है तो मैं उसको फिक्स कर सकूं और इंटरव्यूअर मेरे में बग ना निकाले। और फाइनली मैंने अपने अप्रोच के रन टाइम और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस करे और उसके बाद में हम लोग मूव कर गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इंटरव्यूअर ने सेकंड क्वेश्चन शेयर किया उसी लिंक पर। मैंने पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी, उसके बाद मैंने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे कि डेटा का नेचर क्या होगा, या इनपुट का साइज़ क्या होगा, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का साइज़ क्या होगा, ये इनपुट जो है वो मेमोरी में फिट होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद में मैंने अपना अप्रोच डिस्कस किया इंटरव्यूअर के साथ में। इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मीडियम था, तो अगर आप लीड कोड पर 1 या 2 क्वेश्चन रेगुलरली करते हो तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली बना लोगे। तो फाइनली मैंने अपना अप्रोच डिस्कस किया इंटरव्यूअर के साथ में, और उसके बाद में 1 या 2 टेस्ट केसेस को अपनी अप्रोच के ऊपर ड्राई रन करके बता दिया, जो कि सही चल रहा था। उसके बाद में इंटरव्यूअर ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि कैन यू राइट द कोड फॉर दिस अप्रोच। तो मैंने कोड लिखने में 3 से 4 मिनट लिए, और उसके बाद में जो मैंने एक टेस्ट केसेस जनरेट किए थे उन टेस्ट केसेस के ऊपर अपने कोड को रन करके देखा कि मेरा कोड ब्रेक तो नहीं कर रहा है, या मेरा कोड किसी डिफरेंट तरीके के इनपुट के लिए ब्रेक तो नहीं करेगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट तो नहीं आएगा। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद में फाइनली मैंने अपना कोड इंटरव्यूअर को दिया, और उसके बाद में हम लोगों ने 2 से 3 टेस्ट केसेस उस कोड पर रन किए, और उसके बाद में फाइनली हम लोगों ने रन टाइम और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस करके इस क्वेश्चन को भी क्लोज कर दिया। ये दोनों क्वेश्चंस करने के बाद में हमारे पास इनफ टाइम था कि हम लोग कुछ और भी डिस्कस कर सकते थे। तो मैंने अपने जो डाउट्स थे वो मैंने इंटरव्यूअर से पूछे कि वो किस चीज़ पे काम कर रहा है एंड ऑल। तो आई थिंक कोडिंग राउंड के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। अगर आप रेगुलरली 2 से 3 क्वेश्चन लीड कोड पे करोगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को बना लोगे। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन देखा हुआ मिल जाता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व मत करने लग जाना, पहले अपने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ लो, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। एक बार जब आप समझ जाओ क्वेश्चन को, उसके बाद में आप अपने टेस्ट केसेस को रन करके देख सकते हो अपनी अप्रोच पर, और जब फाइनली आपको इंटरव्यूअर गो अहेड दे दे आपकी अप्रोच के ऊपर, तभी आप अपना कोड लिखने जाना। इसके बाद आपके कोड लिखने की स्पीड काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप 10 से 15 मिनट कोड लिखने में इन्वेस्ट कर सको। तो अगर आप अपना कोड 3 से 5 मिनट में कंप्लीट कर लोगे तो आपको इनफ टाइम मिल जाएगा कि आप अपने कोड पर टेस्ट केसेस को रन करके देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि अगर आपका कोड ब्रेक हो रहा है तो आप उसे फिक्स कर लो, अदरवाइज आप अपना इंटरव्यूअर को कोड दिखा दो। और फाइनली आपको रन टाइम और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही से कैलकुलेट करनी, क्योंकि उसका भी काफ़ी वेटेज रहता है, और अगर आप गलत तरीके से कैलकुलेट करते हो या आप मिस्टेक कर देते हो तो ये एक रेड फ्लैग देता है आपके ओवरऑल अप्रोच में। और स्क्रीनिंग राउंड के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कंपैरेटिवली इजी रहते हैं जो आपको ऑन साइट राउंड्स में मिलेंगे। तो इसी वजह से जो इस राउंड के क्वेश्चंस थे वो मुझे थोड़े से इजी लगे, बट इंटरव्यूअर आपको पूरे ड्यूरेशन में कोई भी हिंट नहीं देगा, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देगा जिससे आपको पता चल सके कि आप सही जा रहे हो या गलत। तो आपको वेट करना पड़ेगा रिक्रूटर की फीडबैक का। और स्क्रीनिंग इंटरव्यू के आई थिंक 2 से 3 दिन के बाद मुझे रिक्रूटर से कॉल आ गया कि उसके पास में फीडबैक आ चुकी है और वो फीडबैक मेरे साथ डिस्कस करनी चाहती है। और आई थिंक उसने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली कॉल किया था और वहाँ पे उसने फीडबैक मेरे साथ शेयर करी। फीडबैक शेयर करने से पहले रिक्रूटर ने मेरे से पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का, या तुम्हारे हिसाब से इंटरव्यूज कैसे गए थे। और उसके बाद में उसने मेरे साथ फीडबैक शेयर किया कि जो मेरा फीडबैक था वो काफ़ी पॉजिटिव है एंड दे वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड फॉर दी ऑन साइट राउंड्स। और फाइनली 2-3 दिन बाद मुझे शेड्यूलिंग टीम से ईमेल आ गया जहाँ मुझे अपना शेड्यूल देना था ऑन साइट राउंड्स के लिए। किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी जब मैं अपने ऑन साइट राउंड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। मेरे ऑन साइट राउंड्स में 2 कोडिंग राउंड थे, एक सिस्टम डिज़ाइन राउंड और एक बिहेवियरल राउंड। आई थिंक फर्स्ट डे पे मेरे दोनों कोडिंग राउंड शेड्यूल हुए थे और सेकंड डे पे सिस्टम डिज़ाइन और बिहेवियरल राउंड। और ऑन साइट राउंड की एक चीज़ और बहुत स्पेशल थी कि जब आप ऑन साइट राउंड्स पे जाते हो, उन लोगों ने मेरे फर्स्ट ऑन साइट राउंड से पहले एक 15 मिनट की इंट्रोडक्टरी कॉल शेड्यूल करी थी एक इंटरनल एम्प्लॉय के साथ में।
उस कॉल का जो मोटिव था वो बस यही था कि अगर मैं इंटरव्यू से पहले नर्वस हूँ तो वो मेरी नर्वसनेस को कम कर सकें, और उस कॉल ने डेफिनेटली मेरी बहुत हेल्प करी। इंटरव्यू से पहले मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन उस कॉल के बाद मेरा जो नर्वसनेस था वो काफ़ी कम हो गया था। उस 15 मिनट की इंट्रोडक्टरी कॉल के बाद में फाइनली मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और उस राउंड का जो फॉर्मेट था वो पुराने राउंड जैसा ही था कि 45 मिनट का राउंड रहेगा, जिसमें से 40 मिनट डेडिकेटेड रहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और लास्ट के 5 मिनट डिस्कशन के लिए रहेंगे कि अगर आपको इंटरव्यूअर से कुछ पूछना है तो फाइनली इंटरव्यूअर ने पहली प्रॉब्लम मेरे साथ में शेयर करी उसी टेम्परेरी लिंक पर। अगेन मैंने पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी, अपने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे कि इनपुट कैसा रहेगा, इनपुट मेमोरी में फिट होगा या नहीं, और उसके बाद में मैंने अपनी अप्रोच डिस्कस करी इंटरव्यूअर के साथ में, और उसके बाद 1 या 2 टेस्ट केसेस को ड्राई रन करके अपनी अप्रोच पर देख लिया। और जब आउटकम सही आया तो इंटरव्यूअर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि कोड लिख सकते हो अब तुम इसका। फाइनली मैंने अपना कोड कंप्लीट किया, और उसके बाद में 1 या 2 एज केसेस पे मैंने टेस्ट को रन करके देख लिया कि मेरा कोड ब्रेक तो नहीं कर रहा है, और उसके बाद में मैंने अपना कोड इंटरव्यूअर को दिखाया। फेसबुक के कोडिंग राउंड की खास बात यह है कि जो आपका कोड होगा वो इंटरव्यूअर रन करके नहीं देखेगा, और उसके बाद में इंटरव्यूअर काफी खुश था कि मैंने पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। देन वी मूव्ड ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक जो सेकंड प्रॉब्लम थी ये भी एक मीडियम प्रॉब्लम थी। अगर आप रेगुलरली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो लीड कोड पे तो आप इजीली ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। अगेन मैंने अपने उसी फ्रेमवर्क से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उसके बाद में रन टाइम और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज डिस्कस करने के बाद में मैंने फाइनली अपना ये राउंड क्लोज किया, और फाइनली मैंने दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। इसके बाद हमारे पास 3 से 4 मिनट बचे हुए थे। उस टाइम में मैंने मेरे जो डाउट्स है मैंने वो इंटरव्यूअर से पूछ लिए, और उसके बाद में हम लोगों ने ये राउंड क्लोज कर दिया। आई थिंक पहले ऑन साइट राउंड के बाद मुझे 15 मिनट का ब्रेक मिला था सेकंड राउंड के लिए। तो सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले मेरे पास इनफ टाइम था कि मैं अपने आप को रिफ्रेश कर सकूं, पानी पी लूं, ये सब चीज़ें कर सकूं। सेकंड राउंड का फॉर्मेट भी वही था, 45 मिनट में से 40 मिनट इन्वेस्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और 5 मिनट बचे रहेंगे कि अगर मुझे कुछ क्वेश्चन है इंटरव्यूअर से पूछने के लिए। इस राउंड में जो भी दोनों प्रॉब्लम्स मुझसे पूछी गई वो मैंने पहले कभी देखी तो नहीं थी, बट वो दोनों मीडियम प्रॉब्लम्स थी और दोनों बाइनरी सर्च पे बेस्ड थी। तो अगर आपने बाइनरी सर्च पे इनफ क्वेश्चंस लगाए तो आप दोनों प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लोगे। और फाइनली दोनों कोडिंग राउंड में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। इस चीज़ ने भी मुझे नेक्स्ट राउंड में काफ़ी हेल्प करी। तो मेरा जो सजेशन रहेगा आपके लिए कि अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी कोडिंग इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। पहला, डायरेक्टली जंप मत करो सोल्यूशन पे इवन इफ यू नो द सोल्यूशन। हमेशा प्रॉब्लम में क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो, इससे आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओगे और आपकी और इंटरव्यूअर की जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी वो दोनों सेम लेवल पे रहेंगे। तो जो इंटरव्यूअर ने प्रॉब्लम पूछा था वही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। सेकेंड रहेगा, कोड लिखने के बाद में अपना कोड इंटरव्यूअर को शो करने से पहले 1 मिनट इन्वेस्ट और करके देखो कि कहीं तुमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है अपने कोड में, और 1 या 2 एग्जांपल्स पे अपने कोड को रन करके देख लो कि अगर आपने कोई ऐसी मिस्टेक करी जिसकी वजह से कोड ब्रेक हो रहा है तो आप वो प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। अगर आप वो चीज पहले फिक्स कर लेते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन जब आप इंटरव्यूअर को अपना कोड शो कर देते हो उसके बाद में अगर आप ऐसी चीजें देखते हो तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग बन जाता है। तीसरा है कम्युनिकेट। अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो और आप नहीं सोच पा रहे हो तो आप उस टाइम पे जो भी सोच रहे हो, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, अगर आप उसको इंटरव्यूअर के साथ में शेयर करोगे तो पॉसिबल है आपका इंटरव्यूअर आपकी हेल्प कर सके। और अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जाओगे तो चांसेस है कि आपका इंटरव्यूअर आपको गलत डायरेक्शन में जाने से रोकेगा। तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब आप कोडिंग इंटरव्यूज दे रहे होते हो। और आप चाहे जो भी कर लो, गलतियां तो सबसे होती हैं। अगर आपसे भी इंटरव्यू के दौरान गलती हो जाती है तो आप अपनी गलती को अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो इससे पहले कि इंटरव्यूअर उस चीज को फाइंड आउट करे। तो अगर आप अपनी ये चीज भी शो कर देते हो तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप अपने कोड में खुद आइडेंटिफाई करते हो बग्स। तो नेक्स्ट चीज है कि ये जो कोडिंग इंटरव्यूज होते हैं ये होते हैं कोड सिग्नल प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने इससे पहले कभी कोड सिग्नल पर कोड नहीं किया है तो आप 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। इससे होगा कि आप सिस्टम के इंटरफेस से फेमिलियर हो जाओगे और आपको इंटरव्यू के दौरान ये सब चीजें एक्सप्लोर नहीं करनी पड़ेंगी। ये चीज भी आपका काफी टाइम सेव कर सकती है। नेक्स्ट आया फेसबुक का डिजाइन राउंड। इस डिज़ाइन राउंड के लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन करी थी, काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज दिए थे, क्योंकि फेसबुक का डिज़ाइन राउंड काफ़ी मुश्किल है। सबसे पहली चीज़ इसको मुश्किल बनाती है कि आपको सब कुछ 40 मिनट में ही डिस्कस करना है, और अगर आप किसी एक पार्ट ऑफ द सिस्टम पे ज़्यादा फोकस कर देते हो और दूसरे पार्ट पे कम फोकस करते हो तो ये भी आपके लिए रेड फ्लैग हो जाता है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मेरा सजेशन रहेगा कि डिजाइन राउंड में आप अपना एक फ्रेमवर्क बना लो जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जैसे कि आप सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, फिर आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, उसके बाद में आप पब्लिक एपीआईज लिस्ट डाउन करोगे। अगर इंटरव्यूअर को चाहिए तो आप एस्टिमेशंस भी दे सकते हो। उसके बाद में सिस्टम का एलएलडी बनाओगे, सिस्टम में आप कैशिंग, लोड बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, और फाइनली जो सिस्टम में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो।
और एट दी एंड आप सिस्टम में कंप्रेशन, डेटा सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। और आप अगर अपना टाइम एलोकेट कर लेते हो कि आप किस पोर्शन पे कितना टाइम इन्वेस्ट करोगे और कीप ट्रैक रखते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो आप इजीली 40 मिनट में पूरा सिस्टम डिस्कस कर सकते हो इंटरव्यूअर के साथ में। इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला, पूरा डिज़ाइन राउंड आप ड्राइव कर रहे होगे। दूसरा, आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करोगे अगर आप किसी फ्रेमवर्क के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो इससे आप अपना टाइम किसी एक जगह पर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके अपना पूरा टाइम सही से मैनेज कर पाओगे। और यही फ्रेमवर्क मैंने अपने डिज़ाइन राउंड में फॉलो किया। सबसे पहले मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गैदर करी इंटरव्यूअर से कि वो एक्चुअली में क्या चाहता है। उसके बाद में हम लोगों ने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करी कि सिस्टम से क्या एक्सपेक्टेड है, अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, क्या चीज़ें थी। फिर मैंने सिस्टम से जो हाई लेवल APIs एक्सपेक्टेड थे वो लिस्ट डाउन किए। फिर इंटरव्यूअर को कुछ एस्टिमेशंस भी चाहिए थे कि सिस्टम से कितना मेमोरी, कितना डिस्क, कितना DB स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ भी लिस्ट डाउन करनी पड़ी मुझे। उसके बाद मैं डायरेक्टली HLD पे चला गया क्योंकि मैं LLD पे अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। अगर इंटरव्यूअर को कुछ पूछना होगा तो इंटरव्यूअर डायरेक्टली मेरे से पूछ लेगा। और HLD बनाते टाइम पे मेरा जो भी थॉट प्रोसेस था वो मैं कम्युनिकेट कर रहा था इंटरव्यूअर के साथ में, इससे कि मैं जो सोच रहा हूँ और मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो चीज़ें मेक सेंस कर रही हैं या नहीं। और अगर मैं किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो इंटरव्यूअर मुझे चैलेंज कर सकता है कि मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके बाद में मेरे सिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट्स है वो मैंने अपने इंटरव्यूअर के साथ में डिस्कस किए, जैसे कि लोड बैलेंसर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, कैशेस या फिर मैसेज क्यूज। ये सारी चीज़ें मैंने अपने इंटरव्यूअर के साथ में डिस्कस करी और मैंने उनको क्यों यूज़ किया। और मैंने सिस्टम में जितने भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर थे उनको रिमूव करने की कोशिश करी। और एट द एंड मैंने डेटा कंप्रेशन, सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, इन चीज़ों के बारे में भी फाइनली इंटरव्यूअर के साथ में डिस्कस किया। और एट द एंड इंटरव्यूअर काफ़ी खुश था मेरी प्रोग्रेस से और यहीं पे हम लोगों ने ये इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट राउंड था मेरा बिहेवियरल राउंड। इस राउंड के लिए मुझे 15 मिनट का गैप मिला था। ये राउंड भी एक 45 मिनट का ही राउंड था। इसमें भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि 40 मिनट इन्वेस्ट करेंगे वो मेरे से क्वेश्चन पूछने में और 5 मिनट मेरे को जो एट द एंड क्वेश्चंस होंगे वो मैं इंटरव्यूअर से पूछ सकता हूँ। इस राउंड का फोकस था कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे शो करते हो, कभी आपने कॉन्फ्लिक्ट फेस किया है या नहीं, अगर फेस किया तो किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया, आपने कभी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ली है, आपको अपने पीयर्स के साथ में हार्ड टाइम कब फेस करना पड़ा था, क्या चैलेंजेस फेस करते हो आप अपनी डे टू डे लाइफ में। इन्हीं सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के बाद में ये राउंड मेरा खत्म हो गया। आई थिंक ऑन साइट राउंड खत्म होने के 1 वीक बाद मुझे रिक्रूटर की साइड से कॉल आ गया था कि उनको मेरी फीडबैक मिल चुकी है एंड दे वांट टू डिस्कस द फीडबैक विद मी। फाइनली हम लोगों ने एक जूम कॉल शेड्यूल करी और उस जूम कॉल पे हम लोगों ने मेरी फीडबैक के बारे में डिस्कस किया। वहाँ रिक्रूटर ने बताया कि तुम्हारी फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है एंड दे रियली वांट टू मेक एन ऑफर। तो उसके बाद में हम लोगों ने ऑफर के बारे में डिस्कस किया और फाइनली उस कॉल को कंक्लूड कर दिया। तो डिज़ाइन राउंड के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि अपना एक फ्रेमवर्क बना के रख लो। आपको किस तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कितना टाइम आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को दे सकते हो, कितना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को दे सकते हो और कितना टाइम आप HLD बनाने में लोगे। और उसके बाद में आप सिस्टम के पिटफॉल्स कैसे डिस्कस करोगे। और सेकंड चीज़ है, मॉक इंटरव्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप अपने डिज़ाइन राउंड से पहले 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज़ दे लेते हो तो आपको एक सेंस मिल जाता है कि आप किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हो और आपको कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ है कि आप पूरे टाइम पे अपनी थॉट प्रोसेस इंटरव्यूअर के साथ में कम्युनिकेट करते रहो। आप जो भी सोच रहे हो वो अगर आप इंटरव्यूअर को बताते रहोगे तो इससे इंटरव्यूअर को पता रहेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेगा और आपको गलत पाथ पे जाने से रोकेगा। चौथा है एस्टिमेशंस। बहुत सारे इंटरव्यूअर्स को एस्टिमेशंस चाहिए रहते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो अगर आप ये कैलकुलेशंस के ऊपर भी काम कर लेते हो तो आप ये कैलकुलेशंस इजीली कर पाओगे और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करके आप अपना ओवरऑल टाइम को सेव कर पाओगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये टाइम को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो अपने इंटरव्यू में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि मेरी फेसबुक ऑनसाइट राउंड्स के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी। अगर वो आपको जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए